बूथ यूनिट में वोट रजिस्टर होता है और कंट्रोल यूनिट में रजिस्टर वोट सेव हो जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि लगभग प्रधानमंत्री मिशन में 4 नए राज्यपाल के नाम तय। कल्याण सिंह सहित भाजपा के 4 वरिष्ठ नेताओं के नाम। मुंबई के मरोल में मेट्रो फेज 3 के भूमि पूजन का उद्घाटन। मुख्यमंत्री और केंद्रीय विकास मंत्री के हाथों हुआ उद्घाटन। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ नेता भी शामिल। विधानसभा चुनाव से पहले मनसे को लगा बड़ा झटका। मनसे उपाध्यक्ष और वातुक सेना के अध्यक्ष हाजी अराफात ने पद से दिया इस्तीफा। उत्तर मुंबई क्षेत्र से एनसीपी को लगा बड़ा झटका। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रकाश सुर्वे ने एनसीपी छोड़ शिवसेना का दामन थामा। शाहरुख खान को मिली धमकी। अंडरवर्ल्ड से धमकी मिलने के बाद फिल्म स्टार शाहरुख खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई। क्राइम ब्रांच की टीम मन्नत पर तैनात। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बढ़ते खबरों के सफर में और बात करते हैं एक बार फिर से बीजेपी के संसदीय बोर्ड का गठन किया गया है, जिसके कमान अमित शाह को सौंप दी गई है। अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। खास बात तो यह है कि संसदीय बोर्ड में वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे बुजुर्गों को जगह नहीं दी गई है। इसके साथ ही 5 सदस्यों का एक मार्गदर्शक मंडल का गठन किया गया है, जिसमें पार्टी को खड़ा करने वाले दिग्गजों अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी और जोशी को शामिल नहीं किया गया। तमाम कयासों के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और राजस्थान के राज्यपालों के नाम की घोषणा आखिरकार कर दी गई है। जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह राजस्थान के राज्यपाल होंगे, जबकि वजूभाई वाला कर्नाटक और विद्यासागर राव महाराष्ट्र के और मृदुला सिन्हा गोवा की राज्यपाल होंगे। गृह मंत्रालय ने राज्यपालों के नामों की सूची राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को सौंप दी है। इस बीच केरल के राज्यपाल शीला दीक्षित ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। इससे पहले रविवार को महाराष्ट्र के गवर्नर शंकर नारायणन ने मिजोरम ट्रांसफर के बाद अपना इस्तीफा दे दिया है। वहीं कर्नाटक में गुजरात विधानसभा अध्यक्ष वजूभाई वाला को नियुक्त किया गया है, जिस पर वजूभाई वाला और गुजरात के महासचिव का क्या कुछ कहना, ये आपको सुनाते हैं। कि जो चट्टानों से टकराए उसे तूफान कहते हैं और जो तूफानों से टकराए उसे युवान कहते हैं। हिंदुस्तान की युवा में इतनी ताकत है और देश में 10 साल में युवा वर्ग ही इस देश को परिवर्तन लाएगा और हिंदुस्तान की जो आज विदेशों में उसकी आबरू है वो। तो राजकोट में से पहली बार जो गवर्नर बन रहे हैं, तो पूरा राजकोट के लोग बहुत खुश हैं और हमारे लिए बहुत। और उपचुनाव के नतीजे के आधार पर मोदी की लहर का उलटफेर हो गया। जी हाँ, बिहार में जैसे मोदी का जादू खत्म हो गया है और बाकी राज्यों में भी लगभग बीजेपी के हाथ निराशा लगी है। चार राज्यों में विधानसभा की सीटों के लिए उपचुनाव के परिणाम आ गए हैं। इनसे एक बात तो जाहिर है कि मोदी की वो लहर जिसने पूरे भारत को झकझोर दिया था, अब नहीं दिख रही। बिहार में लालू नीतीश गठबंधन को काफी सफलता मिली है, तो कर्नाटक में बीजेपी को करारा धक्का भी लगा है। बिहार में इस गठबंधन ने बीजेपी की कुछ सीटें छीन ली, जिनमें भागलपुर की सीट भी शामिल है। इस सीट पर बीजेपी की हार इसलिए भी हैरान कर देने वाली है क्योंकि ये शहर दशकों से जनसंघ और बाद में बीजेपी का गढ़ रहा है। यहाँ इसके अलावा अन्य पार्टियों को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, लेकिन इस बार बीजेपी बहुत आसानी से ये सीट हार गई।
ना तो पार्टी ने कोई ढंग का उम्मीदवार खड़ा किया और ना ही प्रचार किया। इसके विपरीत लालू नीतीश गठबंधन ने हर कदम सोच समझकर उठाया। उन्होंने सांप्रदायिकता के आधार पर वोटों को बंटने न देने के लिए एक भी अल्पसंख्यक को टिकट नहीं दिया। दूसरी ओर वहां बीजेपी में नेतृत्व का संकट भी दिखाई देता है। लगता है कि बीजेपी की राज्य इकाइयों में अति विश्वास की भावना भर गई है, तभी तो कर्नाटक में वो बेल्लारी ग्रामीण की सीट हार गई। इस सीट को कांग्रेस ने झटक लिया, जबकि पार्टी उम्मीद कर रही थी कि वहां वो फिर सत्ता में काबिज हो सकती है। कर्नाटक में बीजेपी के विद्रोही नेता येदियुरप्पा पार्टी में वापस आ गए। इसके बावजूद पार्टी उपचुनाव में ये महत्वपूर्ण सीट हार गई। बीजेपी के लिए ये संतोष का विषय हो सकता है कि उसने मध्य प्रदेश में अपना दबदबा बनाए रखा है और शिवराज सिंह ने विपक्षी दल कांग्रेस को धूल चटा दी। उन्होंने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। इसी तरह पंजाब में अकाली दल और कांग्रेस में बराबरी का मुकाबला रहा। विधानसभा उपचुनाव में हुई हार को लेकर शिवसेना ने बीजेपी पर निशाना साधा है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सामना में लिखा है कि सिर्फ हवा के सहारे चुनाव नहीं जीत सकते। इन नतीजों को उद्धव ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए सबक बताया है। उद्धव ने लालू और नीतीश की जोड़ी को सांप और बिच्छू की जोड़ी भी कहा। उपचुनावों के नतीजों से मुख्य चुनाव के बारे में कभी भी निष्कर्ष नहीं निकाले जाते, लेकिन फिर भी बीजेपी की इन राज्य इकाइयों को फिर से सोचना होगा कि कहां और क्या गलत हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। मुंबई के मरोल में मेट्रो फेज 3 के भूमि पूजन का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान और केंद्रीय विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। वहीं इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अजित पवार समेत नसीम खान, सुरेश शेट्टी, गजानन कीर्तिकर के साथ कई और दिग्गज नेताओं के साथ मनपा कमिश्नर सीताराम कुंटे भी शामिल हुए। वहीं इस उद्घाटन के दौरान केंद्रीय विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने मुंबई को मेट्रो से जोड़ने की बात की, तो वहीं मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास पर अपनी खुशी जताई। और ये मेट्रो 3 लाइन जो है मुंबई का, ये मुंबई का हार्ट से माने हार्ट ऑफ मुंबई, सेंट्रल पूरा मुंबई इसमें कवर हो रहे हैं, एक एंड से दूसरी एंड तक। इसके कारण से जब ये पूरा होगा मुंबई का मुख्य चित्र बदल जाएगा, मुंबई का डेवलपमेंट और भी तेजी से आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मित्रों, स्वतंत्र भारत में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों मिलकर काम करना चाहिए। लोगों का भला करने के लिए देश के हित में हम दोनों मिलकर काम करना चाहिए। हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा, हम सब लोग टीम इंडिया के रूप में, जैसा हम लोग क्रिकेट में है, एक स्टेट दूसरी स्टेट के खिलाफ खेलते हैं, मगर अंत में दूसरी देश के साथ उसके सामने खेल रहे, तो हम दोनों मिलके टीम इंडिया के रूप में जैसा खेलते हैं, ऐसा देश का विकास के लिए, जनता का भला के लिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार, वेंकैया नायडू हो, नरेंद्र मोदी जी हो, नहीं तो पृथ्वीराज चौहान हो, अजित पवार जी हो, हम सब लोग मिलकर हाथ मिला के काम करना चाहिए, लोगों का भला करना चाहिए, हमारा विश्वास है। श्री वेंकैया नायडू जी का स्वागत करता हूं मुंबई में और धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने मेरा निमंत्रण त्वरित स्वीकार किया। अपना कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव कर आज मुंबई आने का स्वीकार किया और उनकी अध्यक्षता में आज ये ऐतिहासिक भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आणि सर्वात जास्त व्याप्ती असलेला, सर्वात जास्त खर्च होणारा असा पायाभूत सुविधांचा प्रकल्प म्हणजे मेट्रो 3 प्रकल्प आज त्याचं काम सुरू झालेलं आहे। 23,000 कोटी रुपये आजची किंमत आहे। देशात इतर कुठलाही प्रकल्प इतक्या मोठ्या व्याप्तीचा नाही, अजून त्याची संकल्पना आपण केलेली नाही। देशातला सर्वात लांब भुयारी मेट्रो प्रकल्प हा मुंबईत साकार होणार आहे। काही दिवसापूर्वी मुंबई मेट्रोच्या ज्या 7 मार्गिका आहेत त्यापैकी पहिल्या मार्गिकेचं आपण उद्घाटन केलं आणि वर्सोवा अंधेरी घाटकोपर मेट्रो लाइन 1 वर आज लाखो प्रवासी
अतिशय आरामात आणि सुरक्षेमध्ये प्रवास करतायत. राज्यामध्ये पायाभूत सुविधा देण्याचं काम गेले अनेक वर्ष आघाडी सरकारच्या मार्फत चाललेलं आहे. माझ्या आधीच्या वक्त्यांनी इथं बोलले, देशातली पहिली मोनोरेल आपण मुंबईमध्ये आणली. मुंबई 7 बेटांवर जोडलं गेलेलं शहर, एक औद्योगिक आर्थिक राजधानी म्हणून या मुंबईकडे त्या ठिकाणी बघितलं जातं. आणि जी काही बेटं आपण जोडली, या बेटांवर राहणाऱ्या लोकांना जोडण्याचं आणि त्यांचं मन जवळ आणण्याचं काम जर खऱ्या अर्थाने कोणी केलं असेल तर ते मुंबईतल्या उपनगरीय रेल्वेने केलं. वहीं भूमि पूजन के उद्घाटन में आए उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए हाल ही में वोटिंग के मसले पर जमकर प्रधानमंत्री को फटकार लगाई. अशाच पद्धतीनं सगळीकडे त्या ठिकाणी झालं पाहिजे आणि प्रत्येकाचा मान सन्मान त्या ठिकाणी ठेवला गेला पाहिजे. देशाच्या पंतप्रधानांनी यावं, वेगवेगळ्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्या कार्यक्रमामध्ये हजर राहावं. सगळ्यांनी सगळ्यांचा मान सन्मान ठेवण्याच्या करता नागरिकांनी देखील त्याच्यामध्ये सहकार्याची भूमिका त्या ठिकाणी घेतली पाहिजे. ती खऱ्या अर्थाने तुमच्या माझ्या भारताची परंपरा आहे. आजपर्यंत जे जे पंतप्रधान झाले त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये भले एखादं सरकार केंद्रात वेगळं असेल, राज्यामध्ये वेगळं असेल, परंतु शेवटी जनतेला जे वाटतं, जनता त्यांच्याकडं त्या ठिकाणी तिथली सूत्र सोपवत असते. परंतु कुठेही कुणाचाही अनादर होणार नाही, कुणाचाही अपमान होणार नाही, अशा प्रकारची खबरदारी ही प्रत्येकाने त्या ठिकाणी घेतली पाहिजे. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जल्द आने को है. उससे पहले उत्तर मुंबई में एनसीपी को एक बड़ा झटका लगा है. उत्तर मुंबई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रकाश सुर्वे ने एनसीपी छोड़ शिवसेना का दामन थामा है. पिछले विधानसभा चुनाव में एनसीपी के टिकट पर मागाठाणे विधानसभा से चुनाव लड़े थे. महाराष्ट्र में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मनसे प्रमुख राज ठाकरे को भी बड़ा झटका लगा है. उनके पार्टी के दिग्गज नेता हाजी अराफात ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए मनसे पार्टी छोड़ने का फैसला लिया है. मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर हाजी अराफात ने इस बात की घोषणा की. मनसे अध्यक्ष और वाहतुक सेना के अध्यक्ष हाजी अराफात का कहना था कि राज ठाकरे अपनी पार्टी में बाहर से आए कई कार्यकर्ताओं को जगह तो देते हैं, लेकिन उन पर ध्यान बिल्कुल नहीं देते. इसी तरीके से जहां जहां मैं यूनिट लाता गया और राज ठाकरे साहब अपने अपने जो उनके समर्थक, खास समर्थक, जो मैं समझता हूं एक के बाद वो एक यूनिट उन लोगों ने बेचना शुरू किया. और वो यूनिट बेचने के बाद ऐसा हाल हो गया कि नावाशिवा पोर्ट मनसे का जब गढ़ माना जाता था, आज सारे के सारे यूनिट दूसरी पार्टी में चले गए. कुछ दिनों से तो बात चल रही थी कि इलेक्शन तक के हम हाजी अराफात शेख को देखेंगे, नहीं तो इलेक्शन के बाद बाला नांदगांवकर कहते कि इलेक्शन होने के बाद हाजी अराफात शेख को हम ऐसी जगह भेज देंगे, रिटर्न ही नहीं आएगा. मतलब क्या करेंगे आप मेरा? अगर मैं मेरे समाज के बारे में कहता हूं तो मैं क्या गलत कहता हूं? अगर मैं हक बात महाराष्ट्र के भूमिपुत्रों के लिए लड़ रहा हूं तो मैं क्या गलत कह रहा हूं? महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतुक सेना के पदाधिकारी के बारे में कह रहा हूं तो क्या कह रहा हूं? तो ये सारी चीजें मेरे तक के आ रही थी. मैं मेरे लोगों को न्याय नहीं दे पा रहा था. मैं मेरे साथ के जो वाहतुक सेना से जुड़े उनको न्याय नहीं दे सकता था. मैं पार्टी के अंदर मुस्लिम कार्यकर्ताओं को न्याय नहीं दे सकता था. कोई मुस्लिम मुद्दे पे बोल नहीं सकता था. और राज ठाकरे साहब इनके ऊपर बोलने के लिए तैयार नहीं. इसीलिए मैंने मेरी पार्टी की पद का राजीनामा देके शांति से घर रहूंगा. इस तरीके की भूमिका राज ठाकरे साहब की रही और ये बहुत गलत भूमिका है. एक साधारण कार्यकर्ता, जब हमने इतने साल से भारतीय विद्यार्थी सेना से इनके साथ काम किया, मैंने रेलवे बोर्ड का आंदोलन किया, मैंने मराठी पार्टी का आंदोलन किया, मैंने जो उत्तर प्रदेश का मुद्दा उसके अंदर आंदोलन किया, छठ पूजा के अंदर. जब राज ठाकरे साहब के पास जब अबू आजमी की जब रैली हुई तो मैंने घुटनों तक, घुटना फूटने तक के मार खाया, लेकिन राज ठाकरे साहब का घर नहीं छोड़ा. इतने ईमानदारी के साथ काम करने के बाद हमारे ऐसे कार्यकर्ता के साथ अगर इस तरीके से होगा तो फिर तो मतलब ही नहीं उस पार्टी के अंदर काम करके. वो तैयारी में मुख्यमंत्री बनने की. अब मुझे अजीब बात लगती है कि जो पार्टी का नेता है, इतना बड़ा नेता, इतना महान लीडर, इतना सुलझा हुआ लीडर, उनको खुद के उनके भविष्य के बारे में नहीं पता है. वो अपना खुद का भविष्य, अपना खुद लाइन ठीक नहीं कर सकते. महाराष्ट्र का क्या भविष्य ठीक करेंगे वो? आज कितनी बुरी बात है. हम लोगों को कहते हैं
कि सोमैया ग्राउंड के अंदर भीड़ लगाओ। सोमैया ग्राउंड के अंदर हम भीड़ लगाते, कहते कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, फिर कुछ दिन के बाद कहते कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। उनको खुद को पता नहीं कि उनको क्या करना है। जब वो अपना खुद का भविष्य ठीक नहीं कर सकते तो हमारा क्या भविष्य करेंगे और महाराष्ट्र का क्या भविष्य ठीक करेंगे। उनको पहले अपने आप को, मुझे लगता है उनके मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। उनको थोड़ा सा अपने आप को किधर या तो घूमने जाना पड़ेगा या आराम करना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। वो आराम करने के बाद शायद फिर उस अच्छे तरीके से सोचे। राज ठाकरे 13 एमएलए आने तक के राज ठाकरे थे, मुझे ऐसा लगता है 13 एमएलए आने तक के वो राज ठाकरे करके थे। 13 एमएलए आने के बाद मुझे नहीं लगता उनके दिमाग के अंदर जो हवा घुसी है वो निकलने के लिए टाइम जाएंगी। अमिताभ बच्चन की आवाज़ निकालने से अमिताभ बच्चन नहीं होता है, बाला साहब की आवाज़ निकालने से बाला साहब नहीं होते। तो उनको बाला साहब बनने के लिए बहुत ज़माना जाएगा। मुझे लगता है कि अभी टाइम है और पहले संगठन को मजबूत करो। ग्रास रूट का लीडर बनना पड़ता है, ग्रास रूट पे काम करना पड़ता है, लोगों के दुख दर्द जानना पड़ते हैं, लोगों के सुख और दुख में शामिल होना पड़ता है, तब जाके लीडर होता है। महाराष्ट्र विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता एकनाथ खड़से ने पत्रकारों संग बातचीत में कहा कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 33 नेता पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने को तैयार है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव जैसे नजदीक आ रहा है, उसे देखते हुए सभी नेता अपनी चुनावी रणनीति तैयार करने में लग चुके हैं। गत लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी शिकस्त के बाद कई नेता पार्टी बदलने की तैयारी कर चुके हैं। तो फिलहाल अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, बने रहे हमारे साथ। मार्केट समझना नहीं है कोई रॉकेट साइंस। लॉजिकल होते हैं इसके लोज और हाइज। जब अनलॉक होगा ये लॉजिक, तब फिर आपकी इन्वेस्टमेंट करेगी मैजिक। बाजार पर होगी बारीक नजर, हर इन्वेस्टर बनेगा सिकंदर जब देखेगा हमारे साथ लेमन्स स्मार्ट इन्वेस्टर। Global Advertisers, scaling new heights in outdoor media. तो ब्रेक के बाद एक बार फिर अब तमाम दर्शकों का स्वागत है बढ़ते खबरों के सफर में और बात करते फिल्म अभिनेता शाहरुख खान की। जी हाँ, शाहरुख खान को अंडरवर्ल्ड से जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके कारण शाहरुख खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। क्राइम ब्रांच की टीम शाहरुख खान के मन्नत बंगले के आसपास कड़ी सुरक्षा प्रदान की है। मुंबई पुलिस सूत्रों की माने तो प्रोड्यूसर अली मोरानी घर पर हुई फायरिंग के अगले दिन गैंगस्टर रवि पुजारी ने फोन पर फिर धमकी दी और शाहरुख खान की आने वाली फिल्म के ओवरसीज राइट देने को कहा। मुंबई पुलिस ने इस मामले में एक युवक को हिरासत में लेकर अपनी पूछताछ जारी कर दी है। एक बार फिर आप तमाम दर्शकों बता दें कि जहां तक शाहरुख खान का सवाल है, तो जिस प्रकार से मुरानी को जो फ़ोन पे धमकी मिली है, उसके चलते शाहरुख खान की आने वाली फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के चलते जिस प्रकार से वो उस फिल्म को फाइनेंस कर रहे हैं, जिसके चलते रवि पुजारी का कहना है कि ओवरसीज राइट इस फिल्म के उन्हें वो दे दे, जिसके चलते पूरा मामला गरमाया है और शाहरुख खान की फिलहाल सुरक्षा जो है ये कड़ी कर दी गई है। बात करेंगे धर्म संसद में फैसले के बाद मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति हटाने का काम अब शुरू हो गया है। साईं भक्तों के साथ धर्म संसद में धक्का मुक्की की घटना भी हुई, जिसके कारण साईं पर महाभारत शुरू हो गई है। ये कैसा लोकतंत्र जहां श्रद्धा पर भी हो पाबंदी। ये कैसे साधु संत
जो खुद ही हिंसा पर उतर आते हैं। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के कवर्धा की धर्म संसद में साईं भक्त और शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के अनुयायियों को भी बुलाया गया था। इस संसद में भाग लेने के लिए दिल्ली से भी साईं भक्त पहुंचे थे। ऐसे में जब साईं भक्त ने व्यासपीठ पर आकर अपनी बात रखनी चाहिए, तब वहां बैठे साधु संतों ने उनकी बातों पर आपत्ति जताई और उनसे माइक छीन लिया। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के अनुयायी, साधु और साईं भक्त आपस में ही भिड़ गए। इस दौरान मंच पर ही साईं भक्तों और साधु संतों के बीच कहासुनी और धक्का मुक्की शुरू हो गई। ये पूरा दृश्य सामने बैठे भक्त हैरत से देख रहे थे और शायद मन ही मन ये भी सोच रहे थे कि मोह, माया, ईर्ष्या, क्रोध, हिंसा छोड़कर स्नेह और प्रेम की सीख देने वाले साधु संत पर और इनके उपदेशों पर आगे विश्वास करें या नहीं। आइए सुनते हैं कि क्या साईं भक्तों की श्रद्धा और विश्वास पर इस विवाद से कुछ फर्क पड़ता है। नहीं, ये कितने भी धर्म के लोग ये ले ले, साईं बाबा की पूजा, साईं बाबा के मंदिर बनना और साईं बाबा के भक्त जितने भी है उनमें कोई कमी नहीं आएगी। साईं बाबा की सब श्रद्धा से पूजा करते हैं और हमारे भगवान है साईं बाबा। हम इसका विरोध करते हैं और मैं भी सारे साईं भक्तों से आह्वान करता हूँ कि ये जो 13 धर्म के या 12 धर्म के लोग जो विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का, हम लोग भी उनका विरोध करें। सब गलत है, शंकराचार्य गलत है, साईं बाबा सही है। मुझे तो बहुत भरोसा है, पूरी दुनिया आ रही है उनके ऊपर विश्वास करके। कहाँ से लोग आ रहे हैं। शंकराचार्य पूरी तरह से गलत है। साईं बाबा ने खुद का हॉस्पिटल बनाया है, गरीबों को सेवा देते हैं, साईं बाबा को ही मानना चाहिए। शंकराचार्य ने कुछ भी नहीं किया है, खुद का हॉस्पिटल ने गरीबों के लिए कुछ नहीं है, तो शंकराचार्य को नमस्कार करते हैं, मगर उसको कुछ भी आगे ऐसा करना चाहिए, कोई धर्म का विरोध नहीं करना चाहिए। धर्म संसद में 13 अखाड़ों के महामंडलेश्वर भी हिस्सा ले रहे थे। इस धर्म संसद में साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन ट्रस्ट के किसी भी प्रतिनिधि ने इस संसद में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया था। गौरतलब है कि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती द्वारा साईं को भगवान मानने से इनकार करने के बाद काफी विवाद उत्पन्न हुआ था। देश भर के साईं भक्तों के लिए साईं बाबा संत हैं या भगवान, ये मुद्दा ही गौड़ है। उनके लिए तो साईं के प्रति भक्ति और श्रद्धा ही सब कुछ है। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होने जा रहे हैं, जिसके चलते अगले हफ्ते से शायद चुनाव आयोग आचार संहिता लागू कर सकता है। लेकिन आचार संहिता लागू होने से पहले ही सभी विधायक अपने अपने विकास का चिट्ठा लोगों के सामने खोल रहे हैं। इसी के चलते सोलापुर मध्य के विधायक प्रणीति शिंदे, जो कि सुशील कुमार शिंदे की बेटी है, जिन्होंने अपने क्षेत्र में किए गए विकास का चिट्ठा लोगों के सामने खोला है। 5 साल में हमने जो 15-20 साल का बैकलॉग है वो हमने 5 साल में पूरी तरह पूरा करने की कोशिश की। हमने रास्ते के काम यहाँ पे लिए, रास्तों के काम लिए, ड्रेनेज के काम लिए और काफ़ी काम अभी भी बाकी है। लेकिन जो काम 15-20 साल में नहीं हुए थे वो काम हमने लिए। यहाँ पे शोलापुर में जो झोपड़पट्टियाँ हैं वो उनको एक घरकुल की योजना हमने करा के दी, जिसमें हमको यश मिला। उसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि शोलापुर में 3 दिन में एक बार पानी मिले और पानी साफ हो और पानी अच्छे प्रेशर से मिले। महिलाओं के लिए रोजगार के लिए हमने काम किया और युवकों के लिए हमने जॉब फेयर्स लेके हर यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर 4 इमिग्रेशन काउंटर बनाए गए हैं। काउंटर्स पर थर्मल स्कैनर्स लगाए गए हैं, जिसके द्वारा यात्रियों के शरीर के तापमान को नापा जा सकता है। अगर किसी भी यात्री में इबोला के लक्षण पाए गए तो उन्हें सीधे RLM हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। मुंबई जोरीमरी के वेदांत पांडे सहित 4 बच्चों ने अपहरणकर्ताओं के चंगुल से भागकर साहसी कारनामा कर दिखाया है। 22 अगस्त को अपहरणकर्ताओं ने वेदांत पांडे का अपहरण किया था, जिसके बाद अपहरणकर्ताओं ने वेदांत पांडे को ऐसी जगह ले गए जहां पहले से ही 4 बच्चे का अपहरण वो पहले ही कर चुके थे। लेकिन सभी बच्चों ने साहस दिखाते हुए अपहरणकर्ताओं के चंगुल से फरार हो निकले। हालांकि वेदांत अपने परिवार के साथ है और फिलहाल बाकी बच्चों का कोई पता नहीं चल पा रहा है। काजूपाड़ा के 12 वर्षीय वेदांत पांडे का 22 अगस्त को
शाम 7:30 बजे एक वैन में अपहरण कर लिया गया। लेकिन ये जो बच्चा है उसने बहादुरी दिखाई और उन अपहरणकर्ताओं के चुंगल से भाग निकला। आइए इस जाबाज बच्चे की कहानी इसी की जुबानी जानते हैं। तो वेदांत, सबसे पहले बताइए उस दिन शाम को 7:30 बजे क्या हुआ था 22 तारीख को? मैं घर से सामान लेने काजूपड़ा निकला। जब मैं आ रहा था तो मैंने एक वैन देखा और वैन तो ऐसे लाइट बंद थी तो लगा पूरी खाली है। जब मैं आगे गया तो उन्होंने अपना गेट खोला और तब मेरे को लगा पीछे से कोई पत्थर खींच के मार रहा है और मस्ती कर रहा है मेरे साथ। और जब मैं और आगे गया, वैन के करीब पहुंचा, तब उन्होंने अपना गेट स्लाइड किया और मेरे को अंदर खींच के मेरे मुंह पे रुमाल डाल दिया। अंकल, आपसे जानना चाहेंगे, आपको कुछ ज़रा भी अंदेशा हुआ था कि आपके बच्चे के साथ ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, मुझे ज़रा भी अंदेशा नहीं था कि मेरे बच्चे के साथ ऐसी कोई घटना हुई है। हम लोग अगल बगल हम लोग सोच रहे थे कहीं किसी पड़ोस में रहेगा, या हम लोग ऐसे ही ढूंढ रहे थे पूरी रात। पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकी, इधर पवई मंदिर, किधर तिलक नगर स्टेशन, जीआरपी पुलिस में भी कंप्लेन लिखाया मैंने वहाँ कुरला में। हर जगह, एयरपोर्ट, अंधेरी, हर जगह बच्चे हमारे 10-15 रिलेटिव, हर जगह सब लोग ढूंढ रहे थे। सुबह हम लोग सेंट जूड हाई स्कूल में भी वहाँ के फादर प्रिंसिपल को मिले तो उन्होंने बताया कि बच्चे लोग आएंगे 10:30 बजे के आसपास, तभी अगर किसके पास रह गया, किसी बच्चे ने देखा तो बताएंगे। अगर बात करें, यहाँ पे वेदांत किडनैप हो चुके थे तो एक जो माँ का दिल होता है वो सबसे ज़्यादा व्याकुल होता है। माँ की जो पीड़ा होती है वो कोई नहीं समझ सकता, केवल एक माँ समझ सकती है। यहाँ पे वेदांत की मम्मी है, हम वेदांत की मम्मी से जानना चाहेंगे। आंटी, आप बताइए कि जब भी वेदांत शाम को 7:30 बजे क्या करने के लिए निकले थे? वो क्रीम बटर लेने के लिए, वो काजूपड़ा है, इस गुजराती का दुकान है, वहीं से लेके आने के लिए निकला था। तो 7:30 बजे निकला तो भी 8 बजा। फिर मैं, उसका मामी इधर ही रहता है, मैं उधर फ़ोन किया, क्या उधर है क्या? वो बोला नहीं। तो फिर एक मेरा भाई का लड़का है, वो आया, मैं उसको भेजा कि तू जा देख किसी के साथ खेल रहा है कि लेट हो गया। आया नहीं, अभी उसका पापा आ जाएंगे। वो फिर गया लेने के लिए, उधर तो नहीं मिला। फिर इसके लिए हम लोग भी सब निकले ढूंढने के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दे अनुमति, लेकिन खबरों का सिलसिला लेमन न्यूज़ पे बदस्तूर जारी रहेगा।